Good morning, friends. Welcome. Now, from today, we are going to start our 12th syllabus. In 11th, we learned about mechanics, motion, law of motions, work, energy, power, rotational motion, and we studied gravitation. After that, we learned about mechanics of solid, fluid mechanics, and then the theory of gases. Then after we learned about thermodynamics, oscillations and waves, and we have completed our 11th. तो आप जानते ही है कि 11th की कोई लास्ट एग्जाम तो हुई नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो मास प्रमोशन दिया है तो सब बच्चे अभी 12th में आ गए और ड्यू टू द लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू कम इन आवर रेगुलर क्लासेस। तो हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ पर आप पे कंट्रोल करने के लिए हम प्रेजेंट थे। यहाँ पर आपके पास आपका सबसे बड़ा एनिमी या तो फिर फ्रेंड जैसे यूज करो वो होगा मोबाइल। तो आप वीडियो लेक्चर जो यहाँ पे अपलोड करेंगे हम उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और आप वो घर पे देख सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली अपने से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ड्यू टू द अवर कैरियर वी हैव टू मेक इट टू ब्राइट, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे पढ़ाई पे ध्यान देना है। बरोबर है। तो 12th में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच which deals with the stationary charges and effect which are produced due to the stationary charges. First chapter and second chapter are based on electrostatics, in which we study about the electric charge, then electric force, electric field, electric flux, and electric field is produced in different conducting materials. Then after we will enter in second chapter, in which we will study about the electric potential energy, and about the device which utilize and stores electric energy, and its name is capacitance, and our second chapter will be completed. Okay, in thereafter we enter in a third chapter when charge मूव करेगा और वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो अपना थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन आफ्टर 4 and 5th चैप्टर ड्यू टू द मोशन करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स। तो पूरे 1 to 5 चैप्टर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बरोबर। तो बच्चों हमको पता है कि हम जब भी विंटर में जो ड्राई हेयर में हम कॉम्ब करेंगे तो आपको ऐसे आवाज सुनाई देती होगी। बरोबर कि नहीं? और जो कॉम्ब करके उसको जो टुकड़े हैं बरोबर कागज के, उसके नजदीक आप जब लाओगे कॉम्ब तो वो उससे अट्रैक्ट होते होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन है, उसको आप बंद करोगे और फिर सामने अपना हाथ ले जाओगे तो जो ये हेयर्स है आपके वो उससे अट्रैक्ट होंगे, हाँ कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है जो अपने आसपास हम देख रहे हैं, तो वो सब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो लेकिन ये समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बरोबर है। तो स्टार्ट करेंगे कहां से? तो सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ सच ब्रांच which deals with the stationary electric charge and effects which are produced due to the stationary charge. Right? चलो तो स्टार्ट करेंगे मैटर से। What is the matter? Matter. What is matter? तो we know matter are of 3 types: solid, liquid and
gases. तो मैटर इज मेड ऑफ molecules and molecules are made of atoms and atoms are made of fundamental particles which are more than 100. आपके लिए नया है, एटम्स है, उसके अंदर 100 से भी ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल है. तो व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल? by fundamental particle is a last particle, then after we can't divide it. So fundamental particle is a particle which is non divisible. तो उसके बाद आप उसके भाग आगे पार्ट नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो एटम इज मेड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स which are more than 100, but among these three are main. Which are three are main: electrons, protons and neutrons. Three main particles: electron, proton and neutrons. तो स्टार्ट किया हमने. मैटर इज मेड ऑफ molecule are made of atoms and atoms are made of fundamental particles which are more than 100, but among these all three are main: electron, proton and neutron. Now we know the structure of atom. What is the structure of atom? We know this is an atom. Its central part is known as the nucleus, where neutron and protons are there, and there are orbits, circular orbits around the nucleus where electron lives. तो एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे. न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? तो भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं. और उसके आजू बाजू कौन है? तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. व्हिच आर टू? वन इज अ सर्कुलर मोशन इन ऑर्बिट. One is a circular motion in orbit, and another is which it revolves around its own axis, like Earth, which revolves about its own axis, and also it performs circular motion around the sun. In same way, electron revolves in a circular orbit around nucleus, and also revolves in about its own axis. So it has two type of motion. One is a circular and second is a spin motion. Now we know if any matter is there, it has mass. So these are matter particles. Which are matter particles? Electron, protons and neutron. These are matters particle. So they possess mass. So we will say what are the masses of these particles. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, याद रखना है आपको, ये सभी वैल्यूज जो है वो आपको याद रखनी है. आपको देनी, वैसे तो आपको देंगे लेकिन नहीं दी है तो भी आपको याद रखनी है. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me is equal to 9.11 into 10⁻31 kg. Mass of proton is given by 1.673 into 10⁻27 kg, and mass of neutron Mn is equal to 1.675 into 10⁻27 kg. Look at here. Here, mass of proton and mass of neutron is almost equal. Therefore, in general calculation, we can take mass of both similar. So Mn is equal to 1.67 into 10⁻27. And if we compare the mass of electron with the proton and neutron, then electron's mass is too small to neglect. तो जब भी हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की बात आएंगी और दोनों की हम मास का कंपेयर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1835 टाइम्स कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर सकते हैं. हो गया क्लियर? तो ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है और पार्टिकल्स मास पसेस करेंगे. और आप जानते हो कि जो मास पसेस करेंगे, तो मास के कारण कौन सा फंडामेंटल फोर्स जनरेट होता है? आपको पता है कि फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? विच आर फंडामेंटल फोर्सेस? यू आर लर्न दैट अबाउट इन 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर.
mainly four fundamental forces are there: gravitation, electromagnetic force, strong nuclear and weak nuclear. And we know if two particles which has mass m1 and m2, they experiences gravitational force. Then consider here, due to the mass, these particles experiences gravitational force, and with two electrons which are 1 centimeter apart, they experiences gravitational force. We can calculate this force by using Newton's formula G m1 m2 upon r square. So we can put the value and we gain 5.5 into 10 to minus 67 Newton, and we know gravitational force is a attractive force. So due to the mass, two electron experiences gravitational mass and its value is 5.5 into 10 to minus 67, and it is a attractive type. But now experiment shows at same distance they don't attract but they repels each other. It means that there must be some another force which is larger than gravitation, and it is a repulsive force. When we calculate and we experiment, then at the same distance they also experience repulsive force. And what is the magnitude? 2.3 into 10 to minus 24 Newton. And this force is known as the electric force. It is none other than, it is another fundamental force which is known as the electric force. तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा? तो हमको पता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी was responsible? It is mass. So there must be some another property due to which this particle experiences electric force, and this fundamental intrinsic property is known as the electric charge. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट यू कैन गिव व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो वी कैन से इट इज द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक का मतलब क्या? इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी. हम ह्यूमन को देख सकते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं दिखती. इट कैन बी और नॉट बी. तो वैसे ही फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, पार्टिकल can possess or cannot possess. तो यहाँ पे the fundamental intrinsic property due to which electric force acts is called electric charge. Now electric charge is denoted by capital Q or small q. Its symbol is capital Q or small q. Now two types of charges are there, positive and negative. How we decided that? Then scientists made some experiment and they observed that when two electrons are 1 centimeter apart, they repel each other with the force of 2.3 into 10 raised to minus 24 Newton. Then they they replaced electrons by proton and kept two protons 1 centimeter apart. They also experience same force and same kind of force. It means 2.3 into 10 to minus 24 Newton force, and it is repulsive force. Then they replaced only one proton with electron and put one electron and one proton 1 centimeter apart. They experience same force, but it is not repulsive this time, it is attractive force. पता चला कुछ? Then scientists concluded that electron and proton possess same charge, but they are different in nature. So they have fixed the charge on electron is negative and the charge on proton is positive.
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेगेटिव लेना है, प्रोटॉन का ही पॉजिटिव लेना है, बट इट इज अ कन्वेंशनल ongoing process. So we are taking the charge on electron is negative and charge of proton is positive, and from the experiments we can say the magnitude of charge of electron and proton both are equal, but one is positive and second is negative. Then after scientists replaced electron or proton with neutron, then neutron does not experience such a force. It is clear that the property which produces electric force, it is not present in a neutron. Therefore neutron is taken chargeless, or electrically it is a neutral. So the charge on electron is negative, charge on a proton is positive, and the neutron is neutral, chargeless. Clear? चलो तो आगे जाते हैं. तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. and electron is negatively charged and proton is positively charged, and neutron is a chargeless. बराबर. चलो, experience shows that two electrons or two protons repels each other. Therefore like charges repels each other, and unlike charges one electron one proton attracts each other. क्लियर हुआ यहां तक? तो चलो बाजू की स्लाइड में चलते हैं. Then let's go ahead. What is a charge? What is the unit of charge? So who founded it? Coulomb. Charles Augustin Coulomb found charge. Therefore the unit of charge is taken Coulomb, in the name of Coulomb. It is written in whole name, this and or capital C. Now there must be some device which can detect or which can measure existence of any charge. His body is a charged or positively charged or negatively charged. So there is a device which detect the charge. Its name is electroscope. याद रखना, जो कोई भी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं वो डिटरमाइन करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप. and more accurate name is a gold leaf electroscope. Now there must be some measurement of 1 coulomb. What is the definition of 1 coulomb? So there isn't any particular definitions, but we can give definition of 1 coulomb charge by this. तो सपोज एक कंडक्टिंग वायर आप कंसीडर करो. क्या करोगे? एक कंडक्टिंग वायर. चलो एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं. उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेगुलर या इरेगुलर जो भी रखना चाहो. तो यहां पे इट इज अ क्रॉस सेक्शन, एंड व्हेन वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड, द चार्ज पासिंग थ्रू, याद रखना वो आगे आएगा व्हाट इज द पोटेंशियल एंड व्हाई चार्ज मूव्स, तो वो आगे जाके आएगा. लेकिन अभी याद रखो, व्हेन वी कनेक्ट वायर विथ टू टर्मिनल हैविंग द सम पोटेंशियल डिफरेंस, charge always flows from higher potential to lower potential. तो यहां से चार्ज पास होगा, तो ये जो वायर है उसमें करंट कितना होना चाहिए? इसमें करंट होना चाहिए 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर करंट है और यहां से 1 सेकेंड में जो भी चार्ज पास होगा तो उसको बोलेंगे 1 कूलम. तो 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन क्या दे सकता है? 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन क्या दे सकता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर which carries 1 ampere current in 1 second
this much charge, the amount of charge is known as the 1 coulomb. So we can define the 1 coulomb charge, amount of charge passing through any cross section of a conducting wire carrying a current 1 ampere in 1 second. बराबर? तो भाई कूलम का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. Therefore, coulomb is equal to ampere into second. So what are the dimensions? T1, A1. So dimension of charge Q is equal to M0, L0, T1, A1. Right? So now experiment shows that the charge on electron is minus E minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Minus E minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. It is a charge of electron, and at charge of proton is equal to plus E is equal to plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Plus E is equal to plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Now we know atom has same number of protons and same number of electrons in any atom. The number of protons and electrons are same. Therefore we can say any atom is a neutral. Any atom is a neutral. It is a chargeless. It doesn't mean there is a no charge in atom. There is a charge, but the amount of positive charge and the amount of negative charge is similar. Therefore the net charge of the atom is 0. So atom is a neutral. Why? Because we know number of protons and the number of electrons are equal in an atom. तो मान लेते कि कोई एटम है, उसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी n हो गए. इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस n. प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो n प्रोटॉन का चार्ज प्लस n. तो टोटल नेट एटम का कितना होगा? चार्ज 0 हो गया. बराबर? तो कोई भी बॉडी चार्ज पोजेस नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है. ईच बॉडी कंटेन्स, एक्सेप्ट सम neutrons like body, but each body contains charge. But कोई बॉडी पे चार्ज नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते. If body doesn't possess charge, it means it doesn't possess net charge. There is a charge inside the body, but the amount of positive and negative charge are same. तो अभी जब भी बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि there is a sphere, there is a no charge. It means there is a sphere and there is a no charge on the sphere. It means there is a charge, but it is a net charge on the sphere is 0. Right? Let's go ahead. Now, तो फिर कोई भी बॉडी जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो फिर वो चार्ज कैसे होगी? तो फिर तो किसी पे चार्ज पोजेस नहीं कर सकता. लेकिन तो फिर बॉडी चार्ज कैसे होगी? तो now when two bodies interact to each other, तो जब दो बॉडी के बीच में कोई प्रोसेस होगी, कोई इंटरेक्शन प्रोसेस होगी, फ्रिक्शन, कंडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कोई भी प्रोसेस होगी, आयोनाइजेशन भी हो रहा है. आप एटम्स को एनर्जी देंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके रिलीज भी हो जाएंगे. तो जो पेरेंट बचा वो कौन बचा? आयन. तो कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो when two bodies or any body experiences some process or it interacts with another body, only electrons are exchanged, or because only electrons can move. क्यों भाई? क्योंकि protons do not move because they are bound tightly to the nucleus. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कहां पे? न्यूक्लियस में. एंड इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड वी नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ मोस्ट stronger force in the 4 fundamental forces.
तो protons are bounded in the nucleus, so they can't move, but electrons are in an orbit, and if we give some energy or when we rub two body with each other, what it exchanges? Only electrons are exchanged, right? तो फिर तो एक बॉडी थी जिसपे 100 प्रोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका नेट चार्ज कितना? 0। सेम ऐसी एक और भी बॉडी थी जिसपे 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट चार्ज कितना? 0। बट नाउ टू बॉडीज आर बीइंग रब्ड विथ ईच अदर एंड देन वी सेपरेट इट, व्हाट हैपेंस? वन लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड रिसीव्स इलेक्ट्रॉन। तो फिर सपोज मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी थी उससे 20 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाते हैं? सेकंड बॉडी पे। तो यहां पे कौन था पहले? 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए तो यहां पे 20 प्रोटॉन्स का डिवोर्स हो गया, तो 20 प्रोटॉन यहां पे एक्सेस है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां से निकल के अपने मायके चले गए, लेकिन वहां पर भी 100 प्रोटॉन और 100 न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, तो जो भी 20 इलेक्ट्रॉन आए वो एक्सेस ही रहेंगे। तो जितना यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा यहां पे उतना गेन होगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी इट रिसीव्स नेगेटिव चार्ज, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड द बॉडी विच लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक्सेस प्रोटॉन हो गए, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? एंड thus body which loses electrons becomes positively charged, body which loses electrons become positively charged, and body which receives extra electrons becomes negatively charged. Suppose here was one example is given, n electrons are transferred from one body to another. Suppose this body gives n electron to this body, this becomes plus Ne and this becomes minus Ne. This is the positively charged and this is negatively charged. What is now? क्लियर हो गया? Now, तो वो E क्या है जो हम E बोल रहे हैं? तो what is E? हमने जो बोला E, तो E का मतलब क्या? तो भाई याद रखो, E is a fundamental charge, वो आगे जाके बात करते हैं। It is a fundamental charge. It is a value. E is a value. कितनी वैल्यू? 1.6 into 10 to minus 19. E is a value 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, बरोबर? तो मैं जब भी बोलूं कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो आप क्या बोलोगे? 1.6 into 10 to minus 19 नेगेटिव नहीं, आप मुझको सिर्फ इतना बोल दोगे माइनस E। मैं जब भी आपको पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो आप सिर्फ इतना बोलना माइनस E, तो मैं समझ जाऊंगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। जब आप बोलोगे प्रोटॉन का चार्ज कितना, प्लस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 नहीं, प्लस E, मैं समझ जाऊंगा कि E का मतलब है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। तो याद रखना E इज अ फंडामेंटल चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। क्लियर? तो फिर से एक बार पूरा बोर्ड पे जो वर्क है वो नोटबुक में नोट करो, समझ के ठीक से लिखते जाओ। हर राइटिंग में आपको सोचना है कि मैं क्या बोल गया पूरी थियरी में, और आपको फिर से रिपीट करके ये वीडियो पूरा देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक खबर आपको पता ना चले तब तक आप देख सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट थियरी में आगे बढ़ेंगे, पहले एक बार वीडियो पोस्ट करके पूरा लिख लो और पढ़ लो, बराबर है? सेकंड अभी नेक्स्ट पढ़ते बाजू में। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर? तो क्या पढ़ा हमने? We got some of the basic information about the electric charge. Now, आगे बढ़ेंगे। What is the quantization? Quantization of electric charge. तो भाई हमको पता है कि what is a fundamental particle? Fundamental particle is non-divisible particle. Non-divisible particle. So electron is a non-divisible particle. और हमने आगे पढ़ा कि भाई when two bodies are with each other, only electrons can be exchanged from one body to another. तो जो ट्रांसफर होगा तो सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के तो आगे तो पार्ट पढ़ नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो फिर कोई एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, जो भी जाएंगे वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। तो सिंपल। तो व्हाट इज अ क्वांटाइजेशन?
ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले पढ़ ले, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल चार्जेस फाउंड इन नेचर आर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल चार्ज। तो चलो, कोई बॉडी है, वो बॉडी Q जितना चार्ज पोजेस करती है, द बॉडी विच पोजेस हाउ मच चार्ज, Q चार्ज, then its charge must be multiple of E, integral multiple of E, and the value of E n is always integral, it cannot be fractional। क्यों? वो तो पता चला, मैंने आपको बोला कि भाई कोई बॉडी जो लॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, जो रिसीव करेगा तो एक करेगा, दो करेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी 2.5 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, 2.5 इलेक्ट्रॉन, दो पूरे एक हाफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो पूरा आएगा या तो नहीं आएगा। तो द चार्ज इज ऑलवेज इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, and what is n? N is a 1 2 3 dash dash dash, and what is E? E is a fundamental charge, and we know it is none other than the charge of electrons. Therefore E is a charge of electrons itself, and its value is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। क्लियर? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आगे देखा कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय -E, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +E। बट नाउ चलो थोड़ा और डीप में जाते हैं, बराबर है? तो देख लो यहाँ पे, if x is an f is a symbol of atom, if x is a symbol of atom of any element, तो x कोई सिंबल है किसका? कोई एलिमेंट का। चलो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का, या तो क्लोरीन का, या तो हाइड्रोजन का। तो मैं सिर्फ हाइड्रोजन लिखूंगा H, तो इट मींस द एटम ऑफ हाइड्रोजन। मैं Cl लिखूंगा, इट मींस द एटम ऑफ Cl। so the symbol represents the atom of the given element। but if we write in this form, x, look at here, xza, then it is the nucleus of an atom। x is an atom and xza is a nucleus of that atom, where z is a what? Where z is a atomic number, where z is a atomic number। and what is atomic number? Atomic number is a total number of protons in nucleus। so z is a number of protons in nucleus, it is atomic number। तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन 816, it means there are 8 protons are there in nucleus of oxygen atom, and A is a number of protons plus neutron। A is a number of protons plus neutrons। it means if we have to obtain the number of neutrons, then we have to deduct Z from A is a total number and Z is only proton। A is a proton plus neutron minus Z only proton, then we can get number of neutrons। but we will not talk about the neutrons because they are chargeless। सिर्फ बात किसकी करेंगे? प्रोटॉन्स की। ओके, तो Z is a number of protons in a nucleus। one proton possesses plus E charge, therefore total charge of nucleus is plus Ze। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि भाई नेट चार्ज ऑन एटम X, तो X symbol X is an atom and the net charge is a 0 because proton and electron are same in atom। एटम बोला है तो उसमें प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो नेट चार्ज 0। बट मैं ऐसे लिखूंगा ZAX, it means it is not an atom, it is a nucleus and the charge is plus Ze, where Z is a number of protons। clear? चलो, तो चार्ज ऑन एटम O, ऑक्सीजन के एटम में कितना चार्ज है? तो यहां पे मैंने लिखा कितना? 0। बट चार्ज ऑन O817,
इट इज अ आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन 870, तो 8 इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देयरफॉर चार्ज इज अ प्लस 80. बराबर. अल्फा पार्टिकल, बहुत जगह पे हम अल्फा पार्टिकल का यूज करेंगे. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल. एंड वी नो इन हीलियम 2 protons are there, so the charge on helium nucleus means alpha particle is plus 2e. हो गया क्लियर? तो यहां तक हमने क्या बोला क्वांटाइजेशन में कि भाई कोई भी बॉडी पे चार्ज होगा तो E के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, उसके सिवा नहीं हो सकता. हाँ कि नहीं? कोई भी बॉडी पे, क्योंकि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव. बरोबर. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी तो थोड़ा कंफ्यूज करूंगा अभी आपको. बरोबर. तो नाउअडेज जो न्यू रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, तो भाई न्यू रिसर्च क्या बोलता है कि भाई इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स. सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन डिविजिबल, उसके आगे पार्ट पढ़ नहीं सकते. बट द मेंबर ऑफ न्यूक्लियस, कौन? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स. We can divide them, and they are made of the particle which are known as the quarks. So the electron is a fundamental particles, but protons and neutrons are made up of quarks. बरोबर है? तो quarks कितने टाइप्स के हैं? तो चलो आगे की स्लाइड पे जाते हैं. तो चलो आगे हमने क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कौन है? तो इलेक्ट्रॉन्स are fundamental particles, but protons and neutrons are made up of quarks. Now quarks are of 2 types. One, वैसे तो 6 टाइप्स के हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप्स के. वैसे 3 टाइप कौन? 6 टाइप है, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंच एंड चार्म. ऐसे अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंच एंड चार्म. लेकिन मेनली 2 टाइप्स ऑफ quarks are there. Up quarks, UP, up quarks and down quarks. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के भी आगे पार्ट पढ़ सकते हैं, और वो किसके बने हैं? अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स. तो अप क्वार्क्स का चार्ज कितना है? तो अप क्वार्क्स का चार्ज प्लस 2/3e. अप क्वार्क्स का चार्ज कितना है? प्लस 2/3e. और डाउन क्वार्क्स का चार्ज कितना है? -1/3e. कुछ अलग नहीं लगा आपको? बोलो, कुछ कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? बोलो. आगे तुमने क्या बोला? आगे तुमने बोला कि कोई भी बॉडी का चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, और यहां पे फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. इसे E का फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. और हमने यहां पे क्या बोला? The charge of up quarks is a fraction 2/3 of E, और डाउन क्वार्क्स का -1/3e. तो क्या? तो भाई पूरी बॉडी के लिए वो करेक्ट थिंग है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए वो फॉलो नहीं हो रहा है. हाँ, लेकिन द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्वार्क्स इट्स स्टिल नॉट पॉसिबल. जो क्वार्क्स मिलते हैं वो ग्रुप में मिलेंगे. कितने कोई ग्रुप में? 3 के ग्रुप में. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ईच इज मेड अप ऑफ 3 quarks. Each possess 3 quarks. So proton is made up of 3 quarks and all neutron is also made up of 3 quarks. तो प्रोटॉन के पास कितने क्वार्क्स है? 3 क्वार्क्स है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. तीनों अप है, तीनों डाउन है, 2 अप 1 डाउन, 1 अप 2 डाउन. तो कैसा कंस्ट्रक्शन यहां पे हो सकता है? उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? तो लेट्स कंसीडर हियर व्हाट इज अ प्रोटॉन. The charge of proton is plus C. Charge of proton is plus C. So we have to compose it up and down so that the net charge of proton must be plus E.
So we can calculate plus 2 by 3e plus 2 by 3e minus 1 by 3e. इसका सम करूंगा तो कितना हो जाएगा e 3 by 3e e. तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन में 2 अप हो गए और 1 डाउन होगा. So possible structure in the form of quarks of proton can be given as UUD and that of neutron. when न्यूट्रॉन का चार्ज कितना 0 तो 2 by 3e minus 1 by 3e minus 1 by 3e तो टोटल हो गया 0. तो न्यूट्रॉन में कौन होगा 1 अप होगा और 2 डाउन हो गए. क्लियर हो गया. तो ये पूरा आपको पता चलना चाहिए. बरोबर. जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. बरोबर है. चलो आगे बढ़ते हैं. और एक नाउ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्वेशन का मतलब क्या? रिमेन्स कांस्टेंट. बरोबर. तो चलो ये बार पढ़ लेते हैं हम तो हमको पूरा पता चले कि भाई इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम it means how system can be electrically isolated. भाई हमने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में 11th में भी पढ़ा. आइसोलेटेड सिस्टम अलग अलग तरीके से हो सकता है. If system is isolated for heat, then heat सिस्टम में नहीं जा सकती या सिस्टम से बाहर नहीं आ सकती. बराबर है. तो वैसे ही इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, उसका मतलब क्या कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर सकता या फिर उससे एग्जिट नहीं कर सकता, बाहर नहीं आ सकता. बराबर. सो व्हाट इज अ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम? Any charge cannot enter or exit in from the system. Clear हो गया. तो in electrically isolated system, if any process occurs, कोई भी प्रोसेस लो, फ्रिक्शन, कोई भी एक उसको अंदर रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती है. बरोबर. तो कोई भी प्रोसेस हो, the algebraic sum of electric charges remains constant. तो पूरा पढ़ेंगे क्या? इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम इफ एनी प्रोसेस टेक्स प्लेस द algebraic sum of electric charges remains constant. This is known as the conservation of electric charge. And we know now what is a electrically isolated system. बराबर है. In electrically isolated system any charged body can neither enter nor exit. Clear हो गया. चलो आगे बढ़ लेते हैं. चलो ये देख लेते हैं क्या है. क्यूब है. एक कौन है? क्यूबिकल. एक सिस्टम है. वो सिस्टम में मान लो कि इनिशियली कुछ चार्ज है या तो फिर मान लो कि चार्ज नहीं है. इनिशियली मान लो कि 50 कूलम है या तो फिर 0 है, चार्ज ही नहीं है. 2 एग्जांपल पकड़ के चलते हैं. वन इज अ 0 चार्ज and second is a 50 coulomb. Now if we collide any gamma photon is a electromagnetic waves. आप आगे जाके पढ़ोगे कि what is the electromagnetic waves, and the most powerful waves are gamma radiation. बराबर. So the gamma photon is a powerful and it enters in the system. It divides any particle into 2 parts. गैमा फोटोन अंदर सिस्टम में जाएगा और कोई कोलाइड करेगा तो किसी का 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा. एंड व्हेन इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, one has plus E charge and second has a E minus E charge. It means 2 charges are produced but they are equal in magnitude but opposite in nature. So plus E and minus E एक साथ जनरेट हुए, एक साथ प्रोड्यूस हुए. तो फिर आफ्टर कॉलिजन आपने जो प्रोसेस कराई, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम तो इतना था 0, तो अंदर ऐड कितना हुआ प्लस E और माइनस E. तो आफ्टर प्रोसेस द नेट एल्जेब्रिक सम करेंगे तो 0 प्लस E माइनस E इट इज 0. सो द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट.
So it means in an electrically isolated system, if any process takes place, only those kind of processes being possible in which same, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, in electrically isolated system, if any process takes place, बराबर, charge remains same. Therefore, if any process occurs, तो उसमें सब प्रोसेस पॉसिबल नहीं बनेगी. ओनली दोज प्रोसेस आर बीइंग पॉसिबल इन विच इक्वल चार्ज बट ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस्ड और डिमिनिश्ड एट अ सेम टाइम. एक साथ जनरेट हो गए तो एक साथ प्रोड्यूस हो गए, और डिमिनिश्ड हो जाएंगे तो एक साथ डिमिनिश्ड हो जाएंगे. तो जनरेट हुए तो प्लस ई माइनस ई एक साथ प्रोड्यूस हुए, और जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो प्लस माइनस सी एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ओनली दोज काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर पॉसिबल इन अ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, राइट. चलो आगे. अदर examples are given here. When you bring glass rod closer to silk cloth and rub both with each other, then separate, the electrons of glass rods transfers on the silk cloth. The transfer of electrons from glass rod to silk cloth. Therefore, glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged. We know if an electron transfers, then glass rod becomes plus any charged and silk cloth becomes negatively minus any charged. Same, another example, when plastic rod is rubbed with fur. Fur is a one type of material or one type of leather you say, बराबर. तो जो कैट होती है तो उसके ऊपर जो होता है वो बाल वाला, उसको क्या बोलेंगे? फर बोलेंगे, है ना. वो तड़ ऐसे बोलता है उसको. तो प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद द फर, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ फर comes on the plastic rod, so the plastic rod becomes negatively charged and fur becomes positively charged, right. So if any process, अगर इनिशियली ये दोनों पे चार्ज कितना था? 0, लेकिन जब रब किया तो दोनों पे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली चार्ज है, लेकिन इस पे जितना प्लस एनी चार्ज है उस पे उतना माइनस एनी चार्ज, नेट चार्ज इज 0. सेम वे यहाँ पे जितना प्लस एनी उतना यहाँ पे माइनस एनी, नेट चार्ज इज 0. देयरफॉर द चार्ज इज कंजर्व्ड. क्लियर. चलो, तो यहाँ पे देख ले एक बार कि भाई हमने क्या किया? चार्ज नहीं था और हमने दोनों को रब किया और चार्ज किया. इट मींस हमने उसका चार्जिंग किया. क्या किया? चार्जिंग किया. तो नेक्स्ट टॉपिक हम चार्जिंग पढ़ेंगे, बरोबर है. फिर से एक बार ये टॉपिक पूरा देख लो. चलो, तो फ्रेंड, तो चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट 2 टॉपिक्स आज के, बरोबर है. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग से. तो हमने आगे के थियरी में क्या पढ़ा कि व्हेन वी रब्ड ग्लास रॉड विथ द सिल्क क्लॉथ, one becomes positive and second becomes negative. Initially there were no charge on any body, but when we rub there is a charge and it is established on each body. It means we have made some charge on the body. It means we have charged the body. The process is called charging. बरोबर. तो चार्जिंग क्या है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई व्हाट इज अ चार्जिंग. इलेक्ट्रिक चार्जिंग. इनिशियली स्फीयर A has a positive charge plus Q, बरोबर. and same identical sphere is B. A और B बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मटेरियल स्ट्रक्चर सब सेम है. एंड उस पे इनिशियली द चार्ज ऑफ B is 0, द चार्ज ऑफ A is पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी ले सकते हो. हम कोई भी यहाँ यूज करेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, फिर आपको नेगेटिव लेना है तो आप नेगेटिव साइन यूज कर सकते हो, बरोबर है. तो A का इनिशियल चार्ज कितना है? प्लस Q, और B का कितना? 0. नाउ दे बोथ ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट. They are made of
conducting material like copper, aluminum, so the charge transfer quickly, fast charge उस पे जाएगा। तो आप थोड़ी देर रब करोगे, then charge of A starts transfers from A to B, और A से B पे चार्ज जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कहां पे? A से B पे चार्ज जाएगा यहाँ पे, बराबर है। तो फिर यहाँ पे देखो तो दोनों को कांटेक्ट करवाया, तो इस पे चार्ज कितना था? Q, इस पे कितना था? 0, तो टोटल कितना हुआ? Q। नाउ व्हेन वी सेपरेट देम the charge divides equal on both, तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा Q/2, इस पे भी Q/2 आ जाएगा। बोथ आर आइडेंटिकल, सेम है, इसलिए चार्ज दोनों पे कैसा आएगा? इक्वल आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों पे चार्ज इक्वल आएगा। भाई ऑलवेज इक्वल आएगा? नहीं भाई, ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अभी दोनों आइडेंटिकल है तो सेम आएंगे। उसके लिए आपको एक और क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी कि चार्ज क्यों ट्रांसफर होता है, बिकॉज चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हाई जो जिसका पोटेंशियल है वहां से लो पे जाएगा, जिसका हाई था इससे लो पे जाएगा। कब तक जाएगा? व्हेन द पोटेंशियल्स ऑफ बोथ बॉडी बिकम्स इक्वल, तब जाके वो रुकेगा। तब तक एक बॉडी पे दूसरी बॉडी पे फ्लो होता रहेगा, बराबर है। तो हम दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो दोनों पे Q/2 चार्ज डिवाइड हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल है, व्हाट इज, तो वी हैव चार्ज्ड B, स्फीयर B विथ स्फीयर A। So we brought sphere B in contact with sphere A and we have charged B. Therefore, this process is known as the charging. So here is written what? When electric charge is established on a body by making contact with charged body, this process is known as electric charging. Clear हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जिंग, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे नाउ सपोज इस पे 0 था और यहां पे Q था, तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि इस पे Q1 है और इस पे Q2 है, दोनों स्फीयर आइडेंटिकल ही है। तो जब हम उनका कांटेक्ट करवाएंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम का? Q1 Q2, तो Q1 प्लस Q2, हाँ कि नहीं? और फिर जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो those spheres are identical, again charge divides same on both sphere। तो इस पे Q A is equal to Q1 plus Q2/2, इस पे भी Q1 plus Q2/2 आ जाएगा, बरोबर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि यहां तक तो दोनों आइडेंटिकल थे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में भाई यहां पर दोनों का मटेरियल प्रॉपर्टी सब सेम है, लेकिन सिर्फ उनकी रेडियस अलग है। रेडियस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेडियस आर डिफरेंट, नॉट इक्वल। तो इसकी रेडियस ले लेते हैं R1, इसका चार्ज है Q1, इसकी रेडियस R2, इसका चार्ज है Q2। जब दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे तो टोटल सिस्टम का चार्ज होगा Q is equal to Q1 plus Q2। नाउ व्हेन वी सेपरेट बोथ स्फीयर, तो अभी चार्ज इक्वल नहीं जाएगा। जो मोटा होगा वो ज्यादा खाएगा, तो जो मोटा होगा उस पर ज्यादा चार्ज जाएगा, लेकिन वो भी डिपेंडिंग है अदर पैरामीटर्स पे, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो अभी दोनों पे अलग अलग चार्ज होगा, तो जब आप सेपरेट करेंगे तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो फॉर्मूला सिर्फ अभी याद रखो, ये फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में मैं डिराइव करके बताऊंगा जब पोटेंशियल चलेगा। तो अभी ये दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, चार्ज इक्वली डिवाइडेड नहीं होता है। यहां पे क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर थे, लेकिन यहां पे आइडेंटिकल स्फीयर नहीं है, मतलब चार्ज इक्वल डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे होगा QR1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहां पे होगा QR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उस पे चार्ज थोड़ा ज्यादा जाएगा, बरोबर है। तो बाजू की स्लाइड पे चलते हैं अभी। तो चलो आगे बढ़े। हमने आगे क्या पढ़ा कि भाई एक बॉडी पे हमको चार्ज एस्टैब्लिश करना है, तो हमने उसको दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाया, हाँ कि नहीं? लेकिन बिना कांटेक्ट किए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी को चार्ज करना है, लेकिन कोई अनदर चार्ज बॉडी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं करवाना है?
तो फिर एक ऐसी प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। when electric charge is established on a body without any contact with the charged body, the process is called इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। बराबर? तो चलो मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, तो मैं क्या बोलूं? ये स्फीयर पे चार्ज नहीं है, ऐसा बोलूंगा कि नेट चार्ज नहीं, ऐसा बोलेंगे? बोलो। हाँ, तो हमने हम आगे समझा दिया कि भाई कोई भी बॉडी पे चार्ज तो होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है, गिन लो 1 2 3 4, एक कम है। ओके, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज इज जीरो। तो अभी इसको चार्ज करना है। कैसा चार्ज करना है? चलो मान लेते हैं हमको पॉजिटिव चार्ज करना है। नेगेटिव करना है तो क्या, वो आप मुझको समझाना। बरोबर है? मैं आपको पॉजिटिव चार्ज करके देता हूं, तो ये उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, लेकिन कांटेक्ट नहीं करवाना है। कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन किसके साथ? कोई अनचार्ज्ड बॉडी के साथ। चार्ज्ड बॉडी के साथ आपको कांटेक्ट नहीं करवाना है। ओके, तो व्हेन वी ब्रिंग प्लास्टिक रोड आफ्टर रबिंग विथ फर, प्लास्टिक रोड पे सबसे पहले किसके साथ रब करेंगे? फर के साथ रब करेंगे। बराबर कि नहीं? और बाद में जब उसको इसके साथ लाएंगे तो प्लास्टिक रॉड पे फर के साथ उसको रब करेंगे तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। और देन व्हेन इट इज ब्रॉट क्लोजर टू स्फीयर, तो क्या होगा? तो भाई इनिशियली यहां पे क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव सब रैंडमली यहां पे सेट थे, लेकिन जब हमने प्लास्टिक रॉड उसके क्लोजर लाया तो ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब जो स्फीयर थे उसके पॉजिटिव चार्ज वो प्लास्टिक रॉड की ओर आगे सेट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो रिपल्शन के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। बरोबर है? मैंने कोई कांटेक्ट नहीं करवाया, मैं सिर्फ उसको क्लोजर लाया हूं रॉड। ओके, नाउ व्हाट? नाउ ये जो है यहां पे देखो, ये मैंने क्लोजर लाया। बराबर? अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान रखो, इसके नजदीक क्लोजर लाए। अभी क्या करेंगे? अभी मैं इसके नजदीक रख के यहां पे स्फीयर का अर्थिंग करवा देता हूं। व्हाट इज अ अर्थिंग? तो भाई अर्थिंग का मतलब क्या है कि हम अपने घर में भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको उसकी सेफ्टी के लिए, और पूरे घर में जो सर्किट्स है उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मीन्स क्या होता है? भाई अर्थ इज अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग मटेरियल। उसके बाद एक जो अर्थ है, इट इज अ इन्फिनिटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ किसी को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और किसी से कितने भी इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। इट्स पोटेंशियल इज कंसिडर्ड जीरो। द पोटेंशियल वो क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इतना मानो कि द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड और अर्थ इज जीरो, सो दैट अर्थ कैन गिव और टेक्स इंफिनिटी अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर? तो अर्थ किसी को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। तो हम क्या करते हैं, घर में एक जो भी वायरिंग की सर्किट होती है उसमें से एक टर्मिनल लेके कॉपर प्लेट या एल्यूमिनियम कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल होगी उसकी प्लेट के साथ उसको बांध देंगे, और फिर 2-3 फीट टूटा यहाँ पे खड्डा खोदेंगे, और फिर उसके अंदर सॉल्ट ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर है उसके साथ दबा के फिर ऊपर ग्राउंड कर देंगे। उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो जो भी एक्सेस करंट आएगा वो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी के कारण कहां पे चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, और शॉक कम लगेगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे। बराबर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अर्थिंग कर देंगे। ये जो स्फीयर है उसको हमने अर्थिंग कर दिया, तो क्या हुआ? वे अर्थिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे। तो देखो मैंने बताया है, एज फॉर एग्जाम्पल 2-3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये धीरे धीरे अंदर सब चले जाएंगे। बराबर? तो एक बार सब इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, देखो यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स अंदर यहाँ पे चले गए, हाँ कि नहीं? तो फिर क्या? तो फिर हम पहले अर्थिंग दूर कर देंगे, और बाद में रॉड को दूर कर देंगे। जो दूर कर देंगे तो ये स्फीयर पे चार्ज रहेगा, और वो चार्ज सिर्फ कौन सा चार्ज होगा? तो वो स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब जितना मैक्सिमम दूर जाए ऐसा ट्राई करेगा। इसके कारण सब चार्ज उसकी सरफेस पे आगे सेट हो जाएगा।
क्लियर हुआ? तो जो स्फीयर था उस पे इनिशियली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज थे, अभी इसको देखोगे तो उस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। एंड वी मेड स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट तो किया हमने, अर्थिंग तो करवाया। याद रखो, आई हैव मेड कॉन्टैक्ट विथ, बोलो, नॉन चार्ज मटेरियल। अर्थ को चार्जिंग नहीं है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप कोई चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं करवा सकते। ओके, तो हमने कोई चार्ज बॉडी के साथ तो कांटेक्ट करवाया नहीं है, तो चार्ज बॉडी ये है, तो इसके साथ हमने कोई भी कांटेक्ट नहीं करवाया, फिर भी we can establish the charge on any body without contact. When we establish that, the process is called electric charge induction. हो गया क्लियर सबको? तो कैसे पॉजिटिवली चार्ज किया वो आपको पता चलना चाहिए, बरोबर? चलो अभी और बोले तो मानो कि आपको और एक एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको नेगेटिव चार्ज करना था, इसको तो क्या करते? तो आपको नेगेटिव चार्ज करना था तो उसका ऑपोजिट चार्ज उसके क्लोजर में लाना है। तो आपको पॉजिटिव करना था, आप नेगेटिव को लाए। तो मानो कि आपको नेगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करके लाओगे तो यहां पे ग्लास रॉड होगा, उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। जो ग्लास रॉड का चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसमें से नेगेटिव चार्ज यहां पर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट में जाएंगे। जब आप अर्थिंग कर दोगे तो क्या होगा? तो यहां पे सब नेगेटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में से आएंगे, स्फीयर के साथ मिलके उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो फिर यहां का चार्ज जीरो हो गया और यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, सिर्फ कौन सा? नेगेटिव चार्ज। और फिर सबको रिमूव कर दो तो स्फीयर पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा और वो उसकी सरफेस पे आके आ जाएगा, बराबर है? तो हम उसको नेगेटिव भी चार्ज कर सकते हैं। हो गया क्लियर? आगे बात करते हैं। तो भाई जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसपे से कुछ मास कम हुआ, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पे कुछ मास ऐड हुआ, तो फिर जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनेगी, जो नेगेटिव चार्ज पोजेस करेगी, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी तो उसका मास इंक्रीज होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फिर उसका मास डिक्रीज होगा। वो नेग्लिजिबल मास होगा, बहुत कम मास होगा, फिर भी इट मैटर्स। तो जो बोल सकते हैं कि जो बॉडी नेगेटिव चार्ज बनेगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसका मास इंक्रीज होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज बनेगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका मास डिक्रीज होगा। इन शॉर्ट, नेगेटिव जो चार्ज होगी उसका मास इंक्रीज होगा और पॉजिटिव बनेगी उसका मास डिक्रीज होगा। क्लियर? चलो, तो आज के दिन में हमने कितने टॉपिक पढ़ाए? 4 वैसे 4 टॉपिक। क्या है? सबसे पहला द बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, व्हाट इज अ चार्ज। देन वी लर्न अबाउट द क्वांटाइजेशन, व्हाट क्वांटाइजेशन, then conservation of electric charge. In isolated system, any process occurs, total charge remains constant of the system, बराबर है? Then क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक चार्जिंग, when we charged body by contact with some another charged body, the process is called charging, and without contact when we charge, it is called electric charge induction, बराबर? तो ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, बराबर है? ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन थोड़े इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, वो आप ध्यान रखो। आप तो जानते हो कि पूरा क्या है कि वर्ल्ड अभी कंट्री में क्या चल रहा है, पूरा हमारे सिटी में भी क्या चल रहा है कि भाई कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन के कारण हम अभी रेगुलर क्लास तो ले ही नहीं पाएंगे, बराबर है? और आगे लॉकडाउन तो एक्सटेंड भी हुआ 3 मई तक, और आगे भी स्टेप बाय स्टेप जो लॉकडाउन आगे जो मानो कि सिचुएशन कुछ बेटर हुई तो हो सकता है कि आगे जाके हमको रिलीज भी करे और धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन उठा ले। लेकिन हमको क्लास के लिए, आप पकड़ के चलो, हमको क्लासेस के लिए हमको परमिशन जून तक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि स्कूल कब चालू हो रहा है? जून से चालू हो रहा है।
तो उसका सीधा अर्थ यह है कि आपको क्लासेस वाले वहां पर तो वहां बच्चे इकट्ठा भी ज्यादा होता है, भीड़ भी वहां पे ज्यादा होती है, तो इसलिए हमको जून तक ही क्लास की परमिशन मिलेगी, या फिर उससे आगे, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। बराबर है? तो आप पकड़ के चलो, आपको जो पढ़ना है ऐसे ही पढ़ना है, और आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्लास में जैसे पढ़े थे वैसे ही यहां पढ़े। हाँ, थोड़ी क्लियर विजन में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 19-20 का डिफरेंस रहा होगा, लेकिन जो पढ़े वो तो सेम का सेम ही होगा। बरोबर है? तो जैसे क्लास में करते थे वैसे ही यहां पे करना है। आपको क्या करना है कि भाई क्लास में हम लोग क्या करते थे, बोर्ड पे लिखते थे, जो मैं बोर्ड लिखता था वो आप सब नोट्स में भी लिखते थे। आपको 12th में भी सेम ही करना है। दिस इज योर करियर डिसाइडिंग ईयर। ये ईयर आपको डिसाइड करेगा कि आप कहां पे जा रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो कि फिर आगे डॉक्टर बन रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, कहां जाओगे, वो ये ईयर डिसाइड करेगा आपका। बरोबर है? तो फिर आपको एक अच्छा वर्क भी करना पड़ेगा, और ये पूरा वैकेशन है, हम आपके सामने होगे नहीं, तो आप मोबाइल भी यूज भी सिर्फ पढ़ने के लिए करो। हाँ, थोड़ी बहुत देर फ्रेश हो गए वो अलग बात है, लेकिन पूरा आपको डेटा बचा के रखना है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड डेटा ऑफ जियो एंड एटसेट्रा। बरोबर? जो अदर कंपनीज लिमिटेड डेटा है उसका बिल भी ज्यादा आता है, तो आप एटलीस्ट 2 to 3 GB डेटा हर रोज एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। बरोबर है? और चीज बोल देता हूं, जब हम लिखेंगे तो क्लासेस की पैटर्न में जैसे लिखते थे वैसे ही आपको यहां पे नोट्स बनवानी है। जो नोट्स बनाओगे अप्रोक्सीमेटली हर एक चैप्टर की अलग नोट होगी, 120 पेजेस की नोट होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले 40 पेजेस जो होंगे 40 to 50 पेजेस छोड़ देना। याद रखना, फिर से एक बार सुनो, जो पहले 50 पेजेस है वो 50 पेजेस आपको जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं, जैसी पैटर्न मैंने बोर्ड पे लिखी है वही पैटर्न आपको टेक्स्ट बुक में, जो आपकी नोट बुक है उसमें लिखनी है, नोट करनी है। मान लो कि आप ड्राइंग कर लो, जो जो बोर्ड पे लिखा है उसका ड्राइंग एक चित्र ही बना रहे हो, कहां पे? आपकी नोटबुक में। फिर 30 पेज जितने छोड़ दो, जो हम थियरी सेक्शन गिनेंगे, तो सेकंड सेक्शन होगा थियरी सेक्शन, और थियरी सेक्शन में हम जो आईएमपी थियरी है वो जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तब लिखेंगे, अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जो लिखा रहा हो बोर्ड से आपको एमसीक्यू के पैटर्न में लिखना है। कल हम न्यूमेरिकल्स गिनेंगे, तो थर्ड सेक्शन होगा अपना न्यूमेरिकल्स का, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स ही गिनने हैं, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक। बरोबर? तो 3 सेक्शन आपको फुल स्केप में आपको रखने हैं। फर्स्ट 50 पेजेस ऑफ एमसीक्यू बोर्ड सेक्शन, जिसमें आप बोर्ड के पैटर्न में जो लिखा है वही लिखोगे। फिर आप 30 पेज छोड़ दोगे जो आपका थियरी सेक्शन रहेगा, और रिमेनिंग पार्ट्स जो है 50 पेजेस 40 पेजेस वो आप न्यूमेरिकल्स के लिए छोड़ सकते हो। बराबर है? तो वैसे आपको करना है। आज का लेक्चर जो पता वो आप थियरी 2-3 बार जो पूरा वीडियो है रिवाइज करो। बरोबर है? देखो, जहां पे डाउट आए वो नोट करो, और फिर मुझको फोन करके पूछ लो। आपके लिए सभी लाइफलाइंस 24/7, ना रात को नहीं है, वो तो मैं सोता हूं, लेकिन दोपहर सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक 11 बजे तक वो खुली रहेगी। आप कभी कुछ भी मुझको पूछ सकते हो। बरोबर? फोन करके। ओके, आगे जो भी टॉपिक्स चले उसके एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज में एक पीडीएफ फाइल बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा। ये पूरा लिख लो, समझ लो, बाद में वो एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करना। जितने भी एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर के एंड में मैं उसका आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन जो करना है वो आपको ही करना है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही करना है। बरोबर है? कोई आपको पूछने नहीं आएगा। बरोबर है? आप मैं भी नहीं आ सकता, आपको पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स भी आपको खर्च कर सकते हैं आपके पीछे, लेकिन वो आपका ध्यान नहीं रख सकते। आपको खुद ही पढ़ना है। मोबाइल में क्या कर रहे हो उनको पता नहीं चलेगा, तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और ये सब करो। बराबर है? तो हम क्लास में कैसे लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है। और ज्यादा बोलता हूँ थोड़ा, तो मानो कि ये टॉपिक्स अपने चले, कई जगह पे ऐसे भी हो गए पूरे गुजरात में और कहां पर भी कि बच्चों को अभी भी कुछ स्टडी मटेरियल मिला नहीं होगा, जिनका वीडियो लेक्चर्स चालू नहीं हुआ होगा। जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपके नेटिव में भी कुछ बच्चे रहते होंगे, आप किसी गांव से आ रहे हो तो वहां पे भी बच्चे हो गए, आप उनको ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। बरोबर? और वो लिंक आपको आपके फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। बरोबर है? कोई फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जब तक जून आएगा तब तक ऐसे ही चलेगा।
तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो। कोई भी अलग अलग स्कूल से वो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करोगे भी, देखो ये वीडियो भी अच्छा है, आप देख सकते हो पूरा, तो उनको भी आसानी होगी, बराबर है। क्योंकि ऐसा क्लास वर्क तो मैं नहीं मानता हूँ कहीं पे मिलेगा। तो आप फिर से एक बार पूरा थियरी रिपीट करो और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ो, बराबर है। कोई भी डिफिकल्टी और डाउट हो तो मुझको फोन करके पूछ सकते हो, बराबर। और 11th में हमने जैसे नोट्स बनाई है, आपको भी वैसे ही नोट्स बनानी है, अच्छे हैंडराइटिंग से, बराबर है। चलो, गुड नाइट।